एक लड़की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थी। उसने 12वीं 89 अंकों के साथ उत्तीर्ण किया था और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेती है और ग्रेजुएशन भी एक अच्छे अंकों के साथ वह उत्तीर्ण होती है। और उसके बाद उसका एक ड्रीम था कि वह यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस अधिकारी बन जाए। लेकिन उसके इस ड्रीम को उसके घर वाले, जो कि गांव के रहने वाले थे और थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, उसके इस भावनाओं को समझ नहीं पाए और समय से पहले, मतलब यूँ कहिए कि जैसे ही उसका ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, उसकी जल्द ही शादी करा दी। जब वो ससुराल गई और वहाँ जाके वह अपनी पढ़ाई आगे करने की इच्छा अपने सास ससुर अपने पति को बताई। लेकिन उसके सास ससुर भी उसके इस इच्छे को दबा दिए और यह कहने लगे कि पढ़ लिख कर तुमको कौन सा कलेक्टर बनना है, जितना पढ़ाई करना था उतना तो कर ही ली। अरे पढ़ लिख कर करना क्या होता है, घर का कामकाज करना होता है, वो तो तुम कर ही लोगी। तुम पढ़ाई कर ही चुकी हो तो फिर क्या ज़रूरत है आगे पढ़ाई करने का। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जब उसने अपने पति से इस मैटर पर बात करना चाही तो पति भी अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं गया और वह भी नहीं चाहा कि वह उसकी पत्नी पढ़े और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे, क्योंकि शुरू से ही उस लड़की का ड्रीम था। वो बिल्कुल इस बात के लिए प्रयासरत थी कि वो यूपीएससी निकालेगी और यूपीएससी निकालने के बाद वो एक आईएएस अधिकारी बनेगी। उसकी एक ख्वाहिश थी शुरू से ही, लेकिन ना तो उसके अपने घर में उसको इस बात के लिए किसी ने सपोर्ट किया और ना ही जब वह ससुराल गई तो वहाँ भी किसी ने सपोर्ट किया। जब उसको लगने लगा कि शायद अब वह आगे नहीं बढ़ पाएगी, अब उसने एक फ़ैसला लिया। ये फ़ैसला उस समय उसका लेना सही था या नहीं, अपने दिल पर पत्थर रख के उसने फैसला लिया कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, मुझे अब तलाक देना है। वो तलाक का एक अर्जी एक फैमिली कोर्ट में फाइल कर देती है। फाइल करने के बाद अपने मायके में आकर जी जान से पढ़ाई में जुट जाती है। रात दिन एक करके वह मेहनत करने लगती है। एक दिन वो समय आता है जब वो यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद वे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो ना सिर्फ यूपीएससी कंप्लीट करती है बल्कि एक अच्छा रैंक आता है और अच्छा रैंक आने के पश्चात एक जिले की कलेक्टर बन जाती है। पायल नाम की लड़की आईएएस कंप्लीट करने के बाद जब ज्वाइनिंग के उद्देश्य से वह उस जिले में पहुंचती है तो उस जिले के कलेक्टर ऑफिस में एक गहमा गहमी का माहौल था। सब लोग बड़ा बेसब्री से अपनी नई मैडम का, अपनी नई कलेक्टर साहिबा का उस ऑफिस में फूलों का गुलदस्ता लेकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बजता है 12 बजे के लगभग, कलेक्टर साहिबा की वाइट कलर की गाड़ी आकर गेट पर लगती है। उसके पीछे सुरक्षा गार्ड की भी गाड़ियां होती है उनके गाड़ी में, और जैसे ही वह उस गाड़ी से उतरती है वो ब्लैक कलर की साड़ी पहने होती है, अपने हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहने होती है, बाल खुले हुए, चेहरे पर स्माइल और बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस मैडम को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सचमुच कोई एक सब और शालीन औरत बिल्कुल ऑफिस की ओर बढ़ते हुए आ रही है। सब लोग उसके उस अंदाज से पहली नज़र में ही कायल हो गए। जैसे ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उस ऑफिस के जो बड़े बाबू थे वहाँ पर पहुँचते हैं, गाड़ी का गेट खोलते हैं और गेट खोलने के बाद उसको एक बड़ा सा गुलदस्ता देते हैं और उस गुलदस्ते को लेकर मैडम साहिबा बड़े बाबू का अभिवादन स्वीकार करती है। धीरे धीरे वे आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रही थी, जितने भी ऑफिस के कर्मचारी थे, जितने भी ऑफिस के स्टाफ थे, सब लोग एक लाइन में खड़े थे। सभी लोग बारी बारी से गुलदस्ता देकर मैडम साहिबा का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे। एक खुशी का माहौल था। सब लोग के मन में एक बेकरारी थी। आखिर यह मैडम जो आई है, इनका व्यवहार कैसा होता है।
ये अपने कार्यालय में किस हद तक आगे बढ़कर काम करती हैं। सबके मन में एक अलग प्रकार की जिज्ञासा थी। 4-5 दिन बीत जाता है। मैडम भी अपने काम को व्यवस्थित तरीके से संभाल लेती है। इधर ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं वो लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। मैडम जैसे ही 11 बजे के लगभग आती है, आने से पूर्व वह हॉल में जाती है। सब अपने स्टाफ को वहाँ पर बुलाती है और सबको एक बार गुड मॉर्निंग बोलती है। सबका अभिवादन स्वीकार करती है। उसके बाद वह अपने केबिन में जाके अपना काम करने लगती है। और इधर जो ऑफिस के स्टाफ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो लोग भी अपना अपना काम करने लगते हैं। एक बहुत ही खुशनुमा माहौल उस ऑफिस का बन चुका था। इसके पहले जो ऑफिसर थे, उसके पास जाने से पहले लोगों को डर लगता था। सब लोग उनके पास पहुंचते नहीं थे। उनको डर होता था कि कहीं कलेक्टर साहब हमको डांट ना दे। लेकिन मैडम सबसे बड़ा ही सहज तरीके से रहती थी और सब लोग उसके सहजता का बड़ा ही कायल हो गए थे। और बहुत ही कम समय में अपने स्टाफ का, अपने कर्मचारियों का मैडम ने दिल जीत लिया था। यूँ कहे कि मैडम के इस अंदाज का सभी लोग कायल हो गए थे। एक दिन परिचय का दौर शुरू हो रहा था। सब लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। बड़े बाबू सबसे परिचय करवाते हैं। सब लोग अपना नाम और पद का नाम लेते हैं। और जब परिचय कराते कराते लास्ट में एक शख्स होता है जिसका नाम होता है ऋतिक सिंह। जब उसके पास मैडम पहुंचती है तो वो बड़े बाबू को मना करती है कि इनका परिचय इनको खुद अपना देने दीजिए, इनका परिचय आप मत कराइए। ऋतिक सिंह कहते हैं कि मेरा नाम ऋतिक सिंह है और मैं इसी ऑफिस में क्लर्क हूँ। और यह बोल के वह वहाँ अपना सर झुका लेते हैं। मैडम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, वह तुरंत वहाँ से उसी समय ऋतिक सिंह सैनी ऑफिस के बाहर चले जाते हैं, मानो गुस्से से बाहर चले गए हो। उनका इस तरह से जाना वहाँ पर जितने भी कर्मचारी मौजूद थे, बड़े बाबू थे, उन सभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अगले दिन ऋतिक सिंह अपनी ड्यूटी पर आता ही नहीं है और वह जो बड़े बाबू हैं उनको इस बात की सूचना दे देता है कि हमारी तबीयत खराब है, हम ड्यूटी पर ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, हम 4-5 दिन बाद आएंगे। मैडम ने बड़े ही बेबाकी के साथ सबका भरोसा और विश्वास जीत लिया था। सब लोग बड़े निडरता से, बड़े ही निर्भीकता से मैडम से आंखों में आंख मिलाकर बात करते थे और उनके साथ जो भी समस्या होती थी वह अपने मैडम से, अपने कलेक्टर साहिबा से उस बात को वे लोग बताते थे। लेकिन ऋतिक सिंह एक ऐसा शख्स था जो उस मैडम से नज़र मिलाने से कतराता था। मैडम उससे नज़र मिलाना तो चाहती थी, लेकिन ऋतिक सिंह अपना नज़र नीचे झुका लेता था। इधर 3-4 दिन बीत गए थे। 4-5 दिन बाद भी जब मैडम को ऋतिक सिंह उस ऑफिस में नहीं दिखा, ऋतिक सिंह नहीं दिख रहा है। 3-4-5 दिन हो गए, क्या बात है? पता कीजिए, क्या ऋतिक सिंह ने छुट्टी लिया है? ऋतिक सिंह ने कोई अर्जी दी है, कोई एप्लीकेशन लगाया है? तब बड़े बाबू कहते हैं नहीं, इसके पहले वह छुट्टी में गया था, उस समय वह एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इस बार वह बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे वह 3-4 दिन से नहीं आ रहा है। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद ऋतिक सिंह को सूचना दी जाती है कि मैडम आपसे मिलना चाहती हैं, जल्द से जल्द आइए। ऋतिक सिंह को बुलाया जाता है। ऋतिक सिंह उस ऑफिस में जाके मैडम के पास नज़र झुका के खड़ा हो जाता है। उसके बाद मैडम उसको देख के बोलती है कि मिस्टर ऋतिक, आपका यह आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह आपका घर नहीं है, यह एक सरकारी ऑफिस है। यहाँ का कुछ रूल रेगुलेशन है, यहाँ के कुछ प्रोटोकॉल हैं और उसको फॉलो करके हर लोगों को यहाँ पर काम करना होता है। अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो आप रिजाइन देकर चले जाइए, लेकिन बिना किसी सूचना के अगर आप एब्सेंट हो गए
आज के बाद तो फिर मैं आपके खिलाफ एक्शन भी लूँगी। वह प्रेम सिंह सैनी कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैडम के इस बात का मानो कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा था। जब मैडम को लगा कि प्रेम सिंह सैनी मेरे इस बात को इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, तब वह थोड़ा सा गुस्से से नाराज़गी भरे स्वर में कहती है कि मिस्टर ऋतिक सिंह, मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ। अभी तक जो मैं बोल रही हूँ शायद यह बात आपके कानों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तब ऋतिक सिंह अपना नज़र गुस्से से ऊपर उठाता है और उठाकर कहता है कि मैं एक सरकारी सेवक हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम नहीं हूँ जो मैं किसी व्यक्ति विशेष के कहने में आऊँ और जाऊँ। मेरी छुट्टी अभी बची हुई थी तो मैं नहीं आया और जहाँ मुझे इस बात की सूचना देनी चाहिए मैं ऑलरेडी मेल कर चुका हूँ। और इतना बोल के मानो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कलेक्टर साहिबा अपने ऑफिस में बड़े बाबू को बुलाती है और प्रेम सिंह को पता करने की कोशिश करती है कि आखिर इसका ऐसा व्यवहार क्यों है। यह इस बात पर बड़े बाबू कहते हैं 2 साल से प्रेम सिंह सैनी की यहाँ पर पोस्टिंग है। ऋतिक सिंह यहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर उनकी किसी से दुश्मनी है और ना ही किसी से दोस्ती है। वह अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। वह अपना काम करते हैं, समय पर काम करते हैं और समय से काम करके वापस चले जाते हैं। उसी ऑफिस में एक सीनियर अधिकारी था जिसका नाम था नितिन। उसका काम था कोई भी जब टेंडर होता था और उस टेंडर का जब अप्रूवल होना होता था, उस अप्रूवल लेटर पर की नितिन के सिग्नेचर के बिना उस टेंडर का अप्रूवल होना नामुमकिन था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहिबा की आने से पहले जो कलेक्टर थे उनका भी कमीशन हर एक टेंडर किसी नदी का उस टेंडर को वेरीफाई करने के बाद मैडम साहिबा को ऐसा लगा कि शायद गलत तरीके से उस टेंडर को पास करवाया जा रहा है, तो मैडम ने उस टेंडर को ही रिजेक्ट कर दिया। और जब उस टेंडर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो टेंडर वर्मा के अप्रोच से आया था, तो वर्मा बड़ा नाराज हुआ। नितिन को गुस्सा आया और जैसे ही वर्मा अपने ऑफिस में पहुंचता है, ऑफिस में पहुंचने के बाद मैडम को भला बुरा बोलने लगता है। ऑफिस में पूरा शोर शराबा करने लगता है क्योंकि वो सीनियर अधिकारी था तो उसको भी कुछ ना कुछ पावर था। उस पावर का वहाँ वो मिस यूज करने लगा और सबको बड़े ही गंदे तरीके से वहाँ पर सुनाने लगा। क्योंकि मैडम अपने केबिन में थी, मैडम उसकी इस बात को सुन नहीं रही थी। जितने भी कर्मचारी थे सब लोग सिर्फ उसकी बातों को सुन रहे थे। कोई उसका विरोध नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पर उसी ऑफिस में एक क्लर्क के पद पर ऋतिक सिंह भी था। ऋतिक सिंह कोई और नहीं बल्कि उस मैडम का, उस कलेक्टर साहिबा का तलाकशुदा पति था। क्योंकि वह उसकी पत्नी थी इसलिए उसको यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और वह इस बात का विरोध किया। नितिन बोला कि वर्मा जी आप अब शब्द क्यों बोले जा रहे हैं मैडम को। तब वर्मा उसके इस बात को बिल्कुल नहीं समझा और भला बुरा ऋतिक सिंह को भी सुनाने लगा। काफ़ी ज़्यादा जब बात बढ़ गई तो दोनों के बीच हाथापाई की भी नौबत आ गई। तो जो उस ऑफिस के कर्मचारी थे, जो स्टाफ थे, इस बीच में पहुंच के दोनों के बीच बचाव का काम किए। काफ़ी जब शोर शराबा होने लगा, इस बीच मैडम को अपने केबिन से बाहर आना पड़ा। और जब अब मैडम अपने केबिन से बाहर आती है, वहाँ के माहौल को देखती है और जैसे ही मैडम का सब स्टाफ पर वहाँ पर नज़र पड़ता है, सब लोग चुप हो जाते हैं मानो कि कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर मैडम अपने केबिन में बड़े बाबू को बुलाती है और बड़े बाबू को बुलाकर मामले को जानने की कोशिश करती है। तब बड़े बाबू कहते हैं कि वर्मा जी आपको अपशब्द बोल रहा था और जब ऋतिक सिंह ने इस बात का विरोध किया उसके बाद भी वर्मा जी उसको बहुत भला बुरा बोलने लगे।
तमाम तरह की बातें हुई। इसके बाद वह बड़े बाबू को ऑफिस के बाहर करती है और इसके बाद बोलती है कि आप प्रेम सिंह को मेरे पास भेज दीजिए। ऋतिक सिंह अभी भी वैसे ही जाता है और उसी तरीके से बात करता है जैसे कि पहले कर रहा था। अपनी नज़र को नीचे झुकाए है और झुका के कहता है, जी मैडम बताइए क्या बात है, मुझे आपने क्यों बुलाया है। तब मैडम कहती है कि ऋतिक सिंह, यह कोई आपका घर नहीं है, यह कोई रोड नहीं है कि जब मन हुआ जिसके साथ हुआ लड़ाई कर लिए, झगड़ा कर लिए। आपको कौन अधिकार दिया है इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करने का, इस तरह से ऑफिस में शोर शराबा करने का, ऑफिस का माहौल खराब कर ले रहे हैं आप लोग। मतलब जितना हुआ वह ऋतिक सिंह को अपने स्तर से सुना दी और यह भी वार्निंग दे दी, नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सस्पेंड कर दूंगी सीधा। तब ऋतिक सिंह अपना नज़र ऊपर करता है और कहता है कि आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए या फिर आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन आप भले हमसे तलाक ले चुकी हैं, आप भले ही हमसे दूर हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल में अभी भी रखता हूँ और अभी भी मैंने आपको अपने से नहीं निकाला है, क्योंकि आपको जब वर्मा जी अपशब्द बोल रहे थे तो मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसका विरोध किया, और जब विरोध किया तो हाथापाई पर अतः उतर आए, जिसके एवज में मुझे भी यह पहल करना पड़ा। तो बोलती है कि वह हमें बोल रहा था ना, आपको तो नहीं बोल रहा था। जब हमें बोल रहा था तो मैं समझती क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही यह बात सीमा मैडम सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, उसकी आंखें डबडबा जाती है, रुमाल से अपनी आंख को पोंछती है, अपने आप को थोड़ी देर के बाद सहज करने की कोशिश करती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी भी प्रेम सिंह सैनी और जो ऑफिस की नई कलेक्टर साहिबा थी सीमा, इन दोनों के बीच ठीक प्रकार से बातचीत नहीं हो पा रहा था। दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश तो कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से कुछ कहने और सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। महीने 2 महीने जब बीत जाते हैं, एक दिन मैडम के पास फ़ोन आता है कि उनके ऑफिस में एक कैबिनेट मंत्री विजिट करने वाले हैं। जैसे इस बात की सूचना मिलती है मैडम को, मैडम जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय थे, जो कर्मचारी थे, सबको इस बात की सूचना देती है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का कल आगमन होने वाला है। तैयारियां जल्द से जल्द पूरी की जाए और सब लोग आएगा, कोई अब्सेंट नहीं करेगा और समय से 1 घंटा पहले वहां पर सब लोग पहुंचेगा। दूसरे दिन वही होता है। सब लोगों के पहुंचने के बाद मैडम तैयारी का जायजा लेती है, बड़े बाबू के साथ इंस्पेक्शन करती है। सब कुछ सही तरीके से वहां पर व्यवस्थित हो चुका था। मैडम ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। सब लोग अपने अपने काम को बड़े ही बेबाकी से वहाँ पर कर रहे थे। सब लोग समय से पहले वहाँ पर पहुँच भी चुके थे। अगर इस बीच वहाँ पर कोई नहीं आया था तो वह था ऋतिक। मैडम ऋतिक सिंह को खोजने की कोशिश कर रही थी, ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋतिक सिंह जब उसको नहीं मिला तब वह बड़े बाबू को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि ऋतिक सिंह अभी तक नहीं पहुंचा, आप पता कीजिए कि ऋतिक सिंह कहाँ है। इसके बाद जब बड़े बाबू फ़ोन करते हैं तो उसको इस बात की जानकारी मिलती है कि रात को ही कुछ गुंडों के द्वारा उनको बड़े ही बेरहम तरीके से पीटा गया और पीटकर इतना जख्मी कर दिया गया है कि जख्मी हालत में वह किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के ICU वार्ड में एडमिट है। जैसे ही यह बात मैडम साहिबा सुनती है, सीमा सुनती है, वह इस बात को लेकर सोच में पड़ जाती है और वह समझ जाती है कि हो ना हो यह कहीं ना कहीं वर्मा के गुंडे के द्वारा ही ऐसे बुरे घटना को अंजाम दिया गया होगा। वो इस बात को तत्काल समझ जाती है और बड़े बाबू को बोलती है कि ड्राइवर को बोलिए जल्द से जल्द गाड़ी लेकर आए और मुझे अभी तुरंत निकलना पड़ेगा। तब बड़े बाबू सकपका जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं
कि आखिर आज मंत्री जी का आधे घंटे के बाद आगमन होने वाला है और मैडम बोलती हैं कि मुझे अभी तुरंत हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा। तब बड़े बाबू कहते हैं कि क्योंकि अगर आप मैडम अभी चली जाएंगी तो जब मंत्री जी आएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, मैं वहाँ पर किसी अनएम्प्लॉय को भेज देता हूँ। तब सीमा मैडम बोलती है कि नहीं, मुझे मंत्री जी से ज़्यादा वहाँ जाना ज़रूरी है। तब बड़े बाबू कहते हैं कि नहीं, अगर आप उधर चली जाएंगी तो मंत्री जी नाराज़ हो जाएंगे और जब नाराज़ हो जाएंगे तो वो सबको सुनाएंगे, आपको भी भला बुरा बोलेंगे। तब मैडम जी कहती हैं मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। वो अपने ड्राइवर को बुलाती है। उसका ड्राइवर जैसे ही गाड़ी लेकर आता है वो झट से गाड़ी में बैठती है और उस हॉस्पिटल की ओर सुरक्षा गार्ड को लेकर बाहर निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में जैसे ही मैडम साहिबा पहुंचती है, क्योंकि लिफ्ट अभी ऊपर गया था, वो लिफ्ट से नहीं जाकर वो सीढ़ी से ही जाने की कोशिश करने लगती है और मैडम साहिबा के साथ सुरक्षा को जाते देख और वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, जितनी भी वहाँ नर्स थी, जितने भी अन्नकर्मी थे, वह सब के सब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा कम देखा जाता है। तो सब लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है। सब लोग अलर्ट मूड में आ जाते हैं। सीढ़ियों के रास्ते मैडम जा रही थी, उसके पीछे 4-5 डॉक्टरों की टीम जाती है और वह सीधा ICU वार्ड में पहुंचती है और अपने पति के गले लगकर रोने लगती है। उस दिन से उन दोनों की जीवन की नई शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।